बार पुनः आप सबका स्वागत कहानियों का अनोखा अंदाज चैनल पर। याद है मैंने आपसे कहा था कि कहानियां सुनाना अगर आसान कला है तो उन्हें ढूंढ कर निकालना उससे भी बड़ी कला है। पिछले दिनों मैंने आपको अमेरिका के एक पहलवान डॉक्टर की कहानी सुनाई थी। आज सुनते हैं एक और ऐसी अनोखी कहानी जिस पर एटलीस्ट एक बायोपिक फिल्म बनाने की घोषणा तो हुई है। ये कहानी इतिहास का एक अनसुना और अनजान टुकड़ा है जिसका जन्म हमारे ही देश में हुआ। हम सभी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं, मगर नरसंहार की इस दर्दनाक घटना को ब्रिटेन की जनता के सम्मुख किस तरह दबाया गया, किस तरह से पेश किया गया, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। वैसे भी नरसंहार की इस घटना को भारत में ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से ब्लैकआउट करके मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ब्रिटिश अखबारों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर का निजी मामला कहकर प्रकाशित किया था। ब्रिटेन की जनता के सामने समूचा नरसंहार एक मामूली घटना के रूप में सामने आया, मगर एक भारतीय के प्रयास ने ब्रिटिश जनता का दृष्टिकोण बदलकर सच्चाई को उजागर कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि यह भारतीय पंजाबी नहीं था, बल्कि उसका जन्म 1857 में केरल के पलक्कड़ जिले में एक कुलीन मलयाली परिवार में हुआ था। यह कहानी है सर चेट्टूर शंकरन नायर की। निष्पक्षता और न्याय की मजबूत भावना ने उन्हें लॉ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। नायर रूढ़िगत विचारों के विरोधी थे और वकील एसोसिएशन के निर्देशों का उल्लंघन किया करते थे, जिसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश बैरिस्टर के अधीन काम नहीं करेगा। मगर नायर का कहना था कि उनके मुवक्किलों को अपने वकील चुनने की आज़ादी है। उनके लिए न्याय वकील की त्वचा के रंग से ज्यादा मायने रखता था। वे सामाजिक सुधारों के प्रबल हिमायती थे। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने फैसला सुनाया था कि जो लोग हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए उन्हें बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इंटरकास्ट विवाहों का भी समर्थन किया और स्पष्ट रूप से वे अपने समय से बहुत आगे थे। जल्दी ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा नेता बने। जब 1908 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेश किए गए तो शंकरन नायर ने इस अधिनियम को आंशिक बताया और सुधारों का खुलकर आलोचना की। भले ही अंग्रेजों ने शंकरन नायर को एक इम्पॉसिबल मैन की उपाधि दी, मगर साथ ही साथ अंग्रेजों ने उनकी नैतिक शुद्धता का सम्मान भी किया था और 1912 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। 1915 में शंकरन नायर शक्तिशाली अंग्रेजी वायसरॉय परिषद के सदस्य बने और उन्हें शिक्षा विभाग सौंप दिया गया। और फिर 1919 में हुआ जलियांवाला बाग का कांड। नायर ने विरोध में वायसरॉय परिषद से इस्तीफा दे दिया। उस समय ऐसा करना एक हिम्मत वाली बात थी। फिर शंकरन नायर ने 1922 में गांधी एंड एनार्की नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर पर आरोप लगाया। जवाब में माइकल ओडायर ने शंकरन नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। नायर को एक ब्रिटिश अदालत में एक ब्रिटिश व्यक्ति के खिलाफ एक ऐसे मुकदमे का सामना करना पड़ा जिसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश न्यायाधीश कर रहे थे और जिनके साथ थी 12 ब्रिटिश लोगों की एक जूरी। जाहिर है इस कानूनी लड़ाई में नायर की हार निश्चित थी, फिर भी वो बहादुरी से लड़े। यह मुकदमा उस समय तक लंदन का सबसे लंबा दीवानी मामला यानी सिविल सूट था, जो 5.5 सप्ताह तक चला। मुकदमे ने भारत में ब्रिटिश अत्याचारों का खुलासा और सूत्रपात किया और उसे ब्रिटेन में इतना व्यापक प्रेस कवरेज मिला जिसकी न तो नायर और न ही माइकल ओडायर को कल्पना थी। ब्रिटिश जनता ने पहली बार यह जाना कि भारतीय स्वराज का आह्वान विद्रोही या देशद्रोही नहीं था। मगर अफसोस की बात यह थी कि नायर केस हार गए और उन्हें 500 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ा। माइकल ओडायर ने कहा, अगर नायर माफी मांगते हैं तो उन्हें 500 पाउंड का जुर्माना भरने की जरूरत नहीं। जिस पर सर चेट्टूर शंकरन नायर ने कहा, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा जिस पर खुद मुझे विश्वास नहीं। इसके बजाय मैं 500 पाउंड का जुर्माना भरूंगा। उनके निडर स्वभाव के कारण दुनिया भर के लोगों को जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में पता चला, वरना उस नरसंहार को तो अंग्रेजों ने ब्लैकआउट कर ही दिया था। केवल 5 सप्ताह में, ओनली इन 5 वीक्स, न्यूयॉर्क से पेरिस और बर्लिन से मॉस्को तक नायर ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की छवि को हिलाकर रख दिया। कहानी खत्म। क्या सीखा हमने इस कहानी से? यही कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि दुनिया को यह बताने के लिए होती हैं कि एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में अपनी जमीन पर बगैर हिले खड़ा रह सकता है। पर हाँ, ऐसा योद्धा उस त्रासदी का सामना नहीं कर सकता जहाँ इतिहासकार उसे भुला देते हैं। इतिहास की किताबों से उसके द्वारा किए गए संघर्ष को भुला देते हैं। इसीलिए ऐसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए हमें कम से कम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने नायकों के साहस और दृढ़ विश्वास के बारे में बताते रहना होगा। अगली बार फिर ढूंढेंगे कुछ ऐसी ही कहानियां जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी पड़ी हैं। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए
यूट्यूब चैनल कहानियों का अनोखा अंदाज।